Hello everyone, welcome to Economics by Visha and Arpita. So in this lecture series of UGC Net Economics, आज हम next set of 20 questions करेंगे from 81st question to 100 question. ठीक है, so let's see the question number 81st. So इसमें assertion और reason दे रखा है. Assertion दे रखा है that in a monopolistic market there is price rigidity. होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे IAS ऑप्शनल की जो सीरीज़ है प्लेलिस्ट की मार्केट स्ट्रक्चर्स की, वहाँ पे जाके आप सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स देख सकते हो. आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन, उसमें मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली सब कुछ कवर किया हुआ है. सो ओलिगोपोली में मैंने वहाँ पे भी एक एग्जांपल लिया था. अगर कोक और पेप्सी है, अगर कोक अपना प्राइस कम करेगी तो पेप्सी पीछे नहीं रहेगी, वो भी और प्राइस को कम करेगी, तो देयर विल बी अ प्राइस वॉर. ठीक है, सो असर्शन जो है उसमें दे रखा है देयर इज़ अ प्राइस रिजिडिटी होती है. सही है ये. रीज़न, राइवल फर्म मैच द प्राइस डिक्रीज. अगर एक फर्म प्राइस को डिक्रीज करती है तो दूसरी भी उसको मैच करती है, उससे कम करेगी या उसके जितना कम तो करेगी. एंड नॉट प्राइस इंक्रीज. अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो सेल्स तो कम ही होंगी, तो नॉट प्राइस इंक्रीज जो है दैट्स नॉट एन इशू. प्राइस डिक्रीज जो है वो एक इशू रहता है, बिकॉज जिस भी फर्म का प्राइस कम होगा, जैसे अगर पेप्सी का प्राइस कम है तो आई विल गो एंड परचेज पेप्सी रादर देन कोक. ठीक है, सो दैट इज़ एन इशू जो कि प्राइस डिक्रीज़ का है. सो प्राइस डिक्रीज़ की वजह से ही प्राइस वॉर होती है इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट. ठीक है, तो दोनों जो हैं वो सही हैं और आर जो है वो करेक्ट रीज़न है फॉर द असर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज ऑल्सो एन असर्शन और रीज़न का ही क्वेश्चन है. गिवन बिलो आर दो स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, असर्शन इज इन अ PN रोसेस्टन रोडन मॉडल द पॉजिटिव मॉडल ऑफ इनडिविजिबिलिटीज इन प्रोडक्शन हैज़ बीन एनालाइज्ड. और रीज़न जो है रिमूवल ऑफ इनडिविजिबिलिटीज लीड टू कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल इन प्रोडक्शन. ठीक है, तो रोसेस्टन रोडन का मॉडल का बता रखा है कि पॉजिटिव रोल होता है द इनडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन हैज़ बीन एनालाइज. और अगर रिमूवल हो जाए इनडिविजिबिलिटीज़ का, उससे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आता है प्रोडक्शन के अंदर. ऐसा कुछ नहीं होता. सो दिस इज़ रीज़न जो है दैट्स अ फॉल्स रीज़न, बट ए इट्स अ ट्रू असर्शन. सही है कि ये जो मॉडल है उसके अंदर पॉजिटिव रोल रहता है ऑफ इनडिविजिबिलिटीज़ इन द प्रोडक्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 83rd क्वेश्चन. सो इसमें भी असर्शन दे रखा है कि अ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स इज़ बेस्ड ऑन इक्वी मार्जिनल सैक्रिफाइस. मतलब जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स समझते हो, जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है. ठीक है, अगर मैं पहले लोअर टैक्स स्लैब में लाया करती थी तो उसमें मेरा टैक्स जो चार्ज होता था दैट इज़ ऑल्सो लोअर. और अगर मेरी सैलरी बढ़ जाती है और अगर मैं दूसरे टैक्स स्लैब में चली जाती हूँ तो उसके हिसाब से मेरे ऊपर जो इनकम टैक्स लगेगा, मेरी सैलरी पे जो इनकम टैक्स लगेगा वो भी अलग हो जाएगा. तो इसलिए जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है उसका इक्वी मार्जिनल सैक्रिफाइस, मतलब उतना ही सैक्रिफाइस होता है. इक्वी मार्जिनल समझ रहे हो, जो लोअर इनकम सैलरी मतलब जिनको सैलरी मिल रही है, जो लोअर इनकम स्ट्राटा में है, उनसे कम टैक्स चार्ज किया जाता है. और जैसे जैसे हमारी वेजेस या सैलरी बढ़ती है, अगर हम डिफरेंट कैप में जा रहे हैं तो उस केस में उतना हमें सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है टैक्स का. सो यही स्टेटमेंट है. सो दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट. हायर द इनकम लोअर विल बी द इक्वी मार्जिनल मनी फॉर टैक्स पेयर. और जितनी ज़्यादा इनकम होगी लोअर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. मनी से जो यूटिलिटी मिलेगा टैक्स पेयर को वो भी कम होगा. ठीक है, सो दोनों जो हैं बातें तो सही हैं कि टैक्स पेयर को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो इसलिए जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से वो भी कम मिलेगी. दोनों बातें सही हैं, बट ए असर्शन का ये रीज़न जो है दैट्स नॉट अ करेक्ट रीज़न फॉर द असर्शन. ठीक है, सो बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट रीज़न फॉर आर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 84th क्वेश्चन. इसमें भी असर्शन दे रखा है इंडिया जो है इज़ अ सर्विस सेक्टर ड्रिवन इकोनॉमी. सही है ये बिल्कुल.
एंड रीज़न जो है दैट इज़ गिवन एज शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट इज़ हाईएस्ट. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हाईएस्ट शेयर होता है दैट इज़ बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड नॉट बाय द सर्विस सेक्टर. ऑल्दो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एंड इट इज़ हाईएस्ट अमंग ऑल द 3 सेक्टर्स. एग्रीकल्चर ले लो, मैन्युफैक्चरिंग ले लो, सर्विस सेक्टर ले लो, तो सर्विस सेक्टर स्टैंड्स एट द टॉप. मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर हमारे सर्विस सेक्टर से नीचे ही आता है. बट इसका जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट के अंदर ड्यू टू टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, और यहाँ पे जो हमारे टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सर्विस सेक्टर है, सो इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर जनरेट करता है वो इतना ज़्यादा नहीं है. दैट इज़ मेजरली बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर. ऑल्दो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इन द जीडीपी इज़ नॉट दैट हाई एज सर्विस सेक्टर, बट उसका शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, वो सबसे ज़्यादा. तो ये जो है दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो ए जो है दैट्स अ करेक्ट ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. सो जो फर्स्ट है दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85th क्वेश्चन. सो इसमें असर्शंस और रीज़न ही दे रखा है. बिजनेस साइकिल अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स आर मॉनिटरी इन नेचर, और दीज आर रीज़न जो है दैट इज़ गिवन एज दीज आर रिजल्ट ऑफ फॉल इन रियल वेज रेट. ठीक है. सो ए जो है वो फॉल्स है बट आर मतलब जो रीज़न है वो ट्रू है ऑल्दो, बट असर्शन जो है वो फॉल्स है. सो फर्स्ट जो है इसका आंसर है कि क्लासिकल जो हमारा क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो बिज़नेस साइकिल है वो मॉनिटरी होती है नेचर के अंदर, ये गलत है. बट दे आर रिजल्ट ऑफ फॉल इन रियल वेजेस. जो बिजनेस साइकिल जो है दैट्स अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन रियल वेजेस, दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सो ये गलत है, ये सही है. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86th क्वेश्चन. इन कंटेक्स्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इकोनोमेट्रिक्स मॉडल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बोथ रैंक और ऑर्डर जो कंडीशंस होती हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन जो है दे आर सेटिस्फाइड बिफोर एस्टिमेशन. ये बिल्कुल सही है. साइमल्टेनियस में हमें दोनों की ज़रूरत होती है फॉर बिफोर एस्टिमेशन. ठीक है. ऑर्डर कंडीशन जो है वो नेसेसरी होती है बट सफिशेंट कंडीशन नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है. एंड टू स्टेज जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है वो सूटेबल होता है फॉर ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन, ये भी बिल्कुल सही है. सो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं. सो थर्ड इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं. 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल दे रखा है. इसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में दैट इज़ 0.7, और पूछा हुआ है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ y एक्सप्लेन्ड बाय x. सो हमसे पूछा क्या, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच इज़ आर स्क्वायर. वो क्या होता है, आर स्क्वायर. तो इसको आप बेसिकली मल्टीप्लाई कर दो. 0.7 इंटू 0.7 दैट इज़ 49. सो 49% की वेरिएशन जो कि y जो कि x एक्सप्लेन करता है. ठीक है. सो दैट्स दैट कि जो y है दैट इज़ y की जो वेरिएशंस हैं दैट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय x, दैट इज़ आर स्क्वायर. वो जो होता है दैट इज़ हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. तो आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो एंड इन परसेंटेज यू हैव टू टेल व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन. परसेंटेज पूछा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 0.49 को 100 से मल्टीप्लाई किया. सो दैट मीन्स इट्स 49% जो कि वेरिएशन y के अंदर है जो कि एक्सप्लेन करी जा रही है बाय x. ठीक है. अब सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर दे रखा है, ईयर्स दे रखे हैं 2014, 15, 16. ठीक है. क्वेश्चन इज इफ़ द बेस ईयर इज शिफ्टेड, अगर बेस ईयर 2015 हो गया तो वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर इन ईयर 2016 जो है इन द न्यू सीरीज विल बी, वो क्या होगा. सो ये आपको देखना है कि डिफरेंस क्या है. करंट माइनस बेस डिवाइड बाय बेस, तो 260 माइनस 126 माइनस 120 डिवाइड बाय 120.
सो दैट मीन्स इसको आप 6/120 करोगे. सो वॉट यू एग्जैक्टली गेट इज 120. सो दैट मीन्स 5 हो गया ये हमारा. ठीक है. सो दैट मीन्स कितना हो जाएगा आंसर. 5 को आप इसमें ऐड कर दोगे तो 105 जो है दैट विल बी अ करेक्ट आंसर. ठीक है. 89th क्वेश्चन देखते हैं. बाय ऑटो कोरिलेशन वी मीन, ऑटो कोरिलेशन से हम क्या समझते हैं. जो स्क्वायर है ऑफ द रेजिडुअल्स ऑफ द रिग्रेशन मॉडल आर नॉट इक्वली स्प्रेड, ये गलत है बिल्कुल. जो वेरिएशन है ऑफ द रेजिडुअल्स ऑफ द रिग्रेशन मॉडल आर नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ये भी गलत है. जो हमारा रेजिडुअल है ऑफ द रिग्रेशन मॉडल आर रिलेटेड विद वन मोर ऑफ द रिग्रेसर, ये भी गलत है. 4 द रेजिडुअल ऑफ द रिग्रेशन मॉडल आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये जो है बिल्कुल सही है कि जो रेजिडुअल्स हैं रिग्रेशन मॉडल के वो इंडिपेंडेंट नहीं होते. दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90th क्वेश्चन. सो 90th क्वेश्चन इज़, इसमें हमें स्टेटमेंट दे रखी है टाइम सीरीज़ की ऑफ द एनुअल ऑब्जर्वेशन ऑन सेल्स ऑफ द फर्म फॉर 10 years. ठीक है. तो इसमें सीरीज़ विल हैव सीजनल वेरिएशन, सही है. सीरीज़ जो है नहीं, सीजनल वेरिएशन होंगी, ये सही नहीं है. ठीक है. टाइम सीरीज़ के अंदर सीजनल वेरिएशन होंगी, दैट्स नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. सीरीज़ विल हैव सेक्युलर ट्रेंड, ये बिल्कुल सही है. सीरीज़ विल हैव साइक्लिक वेरिएशन, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन. सो फर्स्ट जो है दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेरोड मॉडल का ग्रोथ मॉडल इज गिवन एज, हमें इसके अंदर सेविंग दे रखी है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है और हमें इस मॉडल का इकोनॉमिक ग्रोथ बताना है. फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा. सो इसके लिए आपको हमेशा सेविंग को इन्वेस्टमेंट के बराबर करना है. ठीक है. आई विल जस्ट डू दिस इन अनदर टैब. सो इसमें आपको करना क्या है, जस्ट अ सेकेंड. इसमें आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट को सेविंग से इक्वेट करना है. ठीक है. सो इन्वेस्टमेंट सेविंग कितना दे रखा है, सेविंग इज अल्फा वाई टी. ठीक है. इन्वेस्टमेंट कितना है, बीटा, जस्ट अ सेकेंड. सो इन सेविंग को इन्वेस्टमेंट के बराबर किया. सेविंग इज अल्फा वाई टी विच इज इक्वल टू बीटा वाई टी माइनस -1. ठीक है. सो इसमें आपको यू हैव टू जस्ट कलेक्ट वाई टी वाली टर्म्स को इकट्ठे कलेक्ट करना है. व्हाट यू एग्जैक्टली गेट इज दिस. सो ओपन करो ब्रैकेट को. सो बीटा वाई टी -1. सो कलेक्ट कर लो साथ में वाई टी को. सो व्हाट यू एग्जैक्टली गेट इज बीटा वाई टी -1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा वाई टी. सो जब हम करंट को पास से डिवाइड करेंगे तो आपको ग्रोथ नज़र आ जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है. सो करंट को यू हैव टू डिवाइड इट बाय द पास्ट ईयर, जो उसका लैग है उससे डिवाइड करना है. सो व्हाट यू एग्जैक्टली गेट इज दिस, जस्ट अ सेकेंड. या सो बीटा डिवाइड बाय बीटा माइनस अल्फा. ठीक है. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पता चलेगा कि पास्ट ईयर से अब कितना ग्रोथ है. ठीक है. सो दिस शुड बी ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 91. ओके. सो नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 92. मोनोपोलिस्ट फेसेस अ लीनियर डिमांड कर्व जिसमें प्राइस दे रखा है और कॉस्ट फंक्शन दे रखा है. सो वील राइट ऑल दीज इंफॉर्मेशन. 100 - 4q एंड कॉस्ट इज गिवन एज 50 + 20q. तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है कंडीशन, दैट इज़ हमारा जब हम इक्वेट करते हैं एम आर को एम सी से. ठीक है. एम आर पहले हम टी आर निकालेंगे. टी आर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी. सो आपको इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है.
सो वॉट यू एग्जैक्टली गेट इज़ 100Q माइनस 4Q स्क्वायर। अब MR निकालोगे, MR कैसे निकलेगा, इसको डेरिवेट करना विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, सो 100 माइनस 8Q, सो MR निकल गया। दिस इज़ TC ओनली, इसे हम अगर C दिया होता दैट मीन्स टोटल कॉस्ट दे रखी है, सो टोटल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, सो व्हाट यू गेट इज़ 20। तो MR को MC से इक्वेट करेंगे, 100 माइनस 8Q इक्वल्स टू 20 विच इज़ 80 इक्वल्स टू 8Q। सो Q आपको जो मिलेगा दैट इज़ 10। सो Q जो है दैट्स द क्वांटिटी, सो 10 जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ही निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्स के अंदर 10 बल्ब्स हैं जिसमें से 4 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, और अगर हम 3 बल्ब्स निकालते हैं रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 बल्ब्स जो हैं वो डिफेक्टिव है। तो इसमें हम वही कॉम्बिनेशन लगाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगर आपने चैप्टर पढ़ा है 12th के अंदर, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली, ठीक है। सो व्हाट इज़ देयर कि हमारे पास 4 बल्ब्स हैं जो कि डिफेक्टिव हैं, उसमें से 3 निकाले वो डिफेक्टिव निकले, ठीक है। सो 10 बल्ब्स में से 3 निकाले हैं हमने और 6 में से कुछ भी नहीं निकाला, ठीक है। सो 6 में से कुछ भी नहीं निकाला, जस्ट अ सेकेंड, सो आप ये लिख लीजिए। सो 6 में से कुछ भी नहीं निकाला और 10 जो टोटल 10 है उसमें से 3 निकाले, ठीक है। सो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। 4 फैक्टोरियल, इसको बस ओपन कर लो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6C0 इज़ ऑलवेज 1, तो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 इंटू सो दिस इज़ 7 फैक्टोरियल भी नीचे होगा, सो 8 9 जस्ट अ सेकेंड, 8 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, सो डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 कर देते हैं, खोल लेते हैं 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाता है, सो 1 डजंट मेक एनी सेंस, तो कट गया हमारा। सो दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, सो 4 अपॉन 10 इंटू 3 इंटू 4, सो 4 गेट्स कैंसिल, सो 1 अपॉन 30, सो 1 अपॉन 30 जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज़ 94th क्वेश्चन। 94th क्वेश्चन के अंदर हमें डिमांड दे रखी है ऑफ अ कंज्यूमर विच इज़ गिवन P जो है, जिसमें 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है। सो वील डू दिस क्वेश्चन एज वेल। इसमें हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। बाकी मेरा मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें मैंने कंज्यूमर सरप्लस निकालना काफ़ी बार सिखाया है। तो आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है प्राइस को, उसमें से प्राइस इंटू क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देना, उससे आपको क्या मिल जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। सो प्राइस का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 27x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। सो ये मेरा प्राइस का इंटीग्रेशन आ गया, माइनस प्राइस को एज इट इज़ लिख देंगे 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3 करना है हमें, ठीक है। सो अब x की बजाय पूरे जहाँ पे भी x है उसकी बजाय हमें 3 को डालना है। सो 27 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 का क्यूब, जस्ट अ सेकेंड, या 3 का क्यूब अपॉन 3, सो दैट मीन्स स्क्वायर हो गया ये, माइनस 27 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज़ 9 इंटू 3, ठीक है। सो आपको जस्ट मल्टीप्लाई करोगे, सो व्हाट यू एग्जैक्टली गेट, जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज़ 49.5। आप सब ट्रैक करके देखोगे, इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आपको 49.5 जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो हमें टाइम सीरीज़ जो है फॉर इंडिविजुअली नॉन स्टेशनरी जो है वो गिवन है। सो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इस स्टेशनरी, तो वो किसका एग्जाम्पल है,
दैट इज़ को इंटीग्रेशन जो है उसका एग्जाम्पल है कि अगर दो टाइम सीरीज़ हैं एंड दे आर इंडिविजुअली नॉन स्टेशनरी, अगर वो अलग अलग नॉन स्टेशनरी, सो अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन स्टेशनरी है तो किसका एग्जाम्पल है? अकेले तो वो नॉन स्टेशनरी है बट इकट्ठे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इज स्टेशनरी, सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ को इंटीग्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर अ डायग्राम गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, कौन सा करेक्ट है? तो इसमें आपको फर्स्ट डेरिवेटिव देखना है. ये हमें पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ greater than 1, greater than 1, पॉजिटिव स्लोप greater than 1. नेक्स्ट इज ये जो है कर्व जो है दैट इज हमारा कर्व जो है इसका क्या है? दिस इज हमारा क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज हमारा कॉनकेव होता है, दिस इज हमारा कॉन्वेक्स होता है. सो अगर कॉनकेव है तो कॉनकेव इज ऑलवेज लेस देन 1, सो फोर्थ जो है दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो कॉनकेव लेस देन 1 होता है. कन्वेक्स जो होता है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0. अगर ऐसा कुछ होता कर्व दैट इट इज़ लाइक दिस तो ये कन्वेक्स है, तो इस केस में पॉजिटिव है बट कन्वेक्स है, तो मतलब दैट इन दैट केस जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा. अब इसमें हमारा सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 क्यों है? क्योंकि ये कॉनकेव है टू द ओरिजिन. ठीक है, आई होप ये आंसर समझ में आ रहे होंगे आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है डिमांड का. सो दैट्स क्वेश्चन 97. सो इसमें प्राइस इलास्टिसिटी क्वांटिटी दे रखी है, जस्ट अ सेकेंड, क्वांटिटी इज के पी रेज टू पावर आर. ठीक है, सो अगर ऐसा कुछ गिवन होता है तो इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी क्यू बाई डी पी इंटू प्राइस अपॉन क्वान्टिटी. ठीक है, सो इसको आपको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. सो आप डेरिवेट करोगे व्हाट यू गेट इज के तो कांस्टेंट है, आर आ गया पी रेज टू पावर आर माइनस 1 इंटू प्राइस एज इट इज़ आ जाएगा, क्वांटिटी की बजाय आप ये पूरा लिख दोगे के पी रेज टू पावर आर. सो के गेट कैंसिल. ठीक है, और ये हमारा पी के साथ ये पी ऐड हो जाएगा. सो पी आर -1 + 1 इज़ पी आर ही हो जाएगा और पी आर नीचे आ गया, कट गया. सो जो हमारा इलास्टिसिटी निकला दैट इज़ आर. सो सेकेंड इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है, उसमें से करेक्ट आंसर को चूज़ करना है. ठीक है, सो डिक्की फ्यूलर से देखते ही आपको पता होना चाहिए स्टेशनैलिटी, डर्बिन वाटसन ऑटो कोरिलेशन. ठीक है, सो इनको ही देख, अगर एक भी आता है यू कैन ईजिली सॉल्व इट. ठीक है, सो ए का जो है डेफी मेथड जो है दैट इज़ फॉर फोरकास्टिंग. डेफी मेथड हम फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं. डिक्की फ्यूलर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू किसके लिए यूज़ करते हैं? स्टेशनैलिटी के लिए यूज़ करते हैं. डर्बिन वाटसन ऑटो कोरिलेशन के लिए यूज़ करते हैं. स्टूडेंट टी टेस्ट इज़ ऑलवेज टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. अगर मुझे रिग्रेशन कोएफिशिएंट का सिग्निफिकेंस ढूंढना है तो मैं मॉड टी यूज़ करती हूँ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टूडेंट्स टी टेस्ट. ठीक है, सो वो चीज़ हम यूज़ करते हैं. अब आगे बता रखा है इन अ रिग्रेशन एनालिसिस इफ़ अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैज़ m कैटेगरीज वन कैन इंट्रोड्यूस, कितनी डमीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं? इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, मतलब एक कम इंट्रोड्यूस करते हैं. एक तो कांस्टेंट ही होता है, तो जो डमीज़ इंट्रोड्यूस होते हैं दैट इज़ ऑलवेज m-1 डमीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, सो अगर ऐसा कुछ दे रखा है m+1 कैटेगरीज हैं तो कितनी डमीज़ इंट्रोड्यूस करोगे? सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -1, तो m डमीज़ इंट्रोड्यूस करी जाएंगी. अगर ऐसा कुछ दे रखा है m-1 कैटेगरीज हैं, उसमें हम कितनी डमीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करके बताओ, -2. m-2 डमीज़ जो हैं वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. आई होप समझ आ रहा होगा आपको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है, इसमें हमें करेक्ट आंसर को मैच करना है. ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड हमेशा किसमें यूज़ होता है? कई बार पढ़ चुके हैं. LPP लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हम हमेशा यूज़ करते हैं सिंप्लेक्स मेथड. ठीक है, सो दैट इज़ देयर. सो
सी जो है, सी का 4 जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। और हम हॉकिंस साइमन कंडीशन हमेशा इनपुट आउटपुट के अंदर पढ़ते हैं, हमेशा। सो ये दो अगर आते हैं ना आपको, हमेशा हर में रिपीट ही होते हैं, ये वाले सिंप्लेक्स मेथड और ये इनपुट आउटपुट किसने दिया था, हॉकिंस साइमन कंडीशन। सो इसके अंदर जो आंसर है दैट्स द सेकेंड ऑप्शन। सो यू कैन जस्ट सी इट। और जो कि हमारा सैडल पॉइंट है दैट इज़ जो सैडल पॉइंट है दैट इज़ बी इज़ फर्स्ट, जो हमारा व्हाट वी से थियरी ऑफ गेम्स के अंदर करते हैं। और जो डी है दैट इज़ कुन-टकर्स टेस्ट जो है दैट इज़ हमारा नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। कुन-टकर्स कंडीशन जो है वो हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ते हैं। एंड सैडल पॉइंट इज़ हम थियरी ऑफ गेम्स में पढ़ते हैं। आई होप सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इसका PDF लेने के लिए यू कैन गो टू माई टेलीग्राम चैनल, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप इसका पूरा PDF ले सकते हैं 100 क्वेश्चंस का विद आंसर्स, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Just a second.